सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे लास्ट लेक्चर में कोवैलेंट बॉन्ड का, और हमने बताया था कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार कोवैलेंट बॉन्ड दो तरह के, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड पर डिस्कस कर रहे थे। हमने बताया था कि सिग्मा बॉन्ड बनता है जब ऑर्बिटल का एक्सियल या लीनियर अलोंग द एक्सिस ओवरलैपिंग होगा, तो उससे बनेगा सिग्मा बॉन्ड। और दो पी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग किया तो उसे हम पीपी ओवरलैपिंग कहेंगे। और वैसे सिग्मा बॉन्ड एस और पी के ओवरलैपिंग से भी बनता है, एक ऑर्बिटल एस दूसरा पी, एसपी ओवरलैपिंग, या फिर एस एस ओवरलैपिंग से भी बनता है। सिग्मा बॉन्ड के बारे में कुछ कैरेक्टर आपको याद रखने चाहिए, चूँकि एग्ज़ाम में पूछता है, इसलिए आपको याद रखना चाहिए। पहला पॉइंट, एरिया ऑफ ओवरलैपिंग इज लार्ज। इसमें एरिया ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा होता है, और जो इलेक्ट्रॉन है, दोनों का एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो पेयर हुआ है, वो बॉन्ड एक्सिस के अबाउट में सिमेट्रिकल होता है, एंड इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज symmetrical about the bond axis। जैसे एक एटम ये है, दूसरा एटम ये है, जिसके बीच सिग्मा बॉन्ड बना है ओवरलैपिंग से, तो दोनों के न्यूक्लियस को मिलाने वाला एक्सिस बॉन्ड एक्सिस कहलाता है, और जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहता है इसके अबाउट में सिमेट्रिकल होता है, मतलब चारों तरफ हर जगह बराबर रहता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड, सिमेट्रिकल अबाउट द बॉन्ड एक्सिस। कौन सा इलेक्ट्रॉन? तो एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इसके पास था, एक अनपेयर्ड इसके पास था, और दोनों पेयर हो गया, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड। वो दोनों के बॉन्ड एक्सिस के ऊपर रहता है। दूसरा पॉइंट, ए स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, ये एक मजबूत बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। पाई के तुलना में सिग्मा मजबूत बॉन्ड होता है। अगर पूछे क्यों स्ट्रॉन्गर है, तो इसका रीज़न यही है कि एरिया ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिमेट्रिकल है, इसलिए एक मजबूत बॉन्ड है ये सिग्मा। और सिग्मा बॉन्ड के में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम सिग्मा इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि ये बॉन्ड इंडिपेंडेंटली बन सकता है, अकेले बन सकता है कहीं पर भी। इट कैन फॉर्म इंडिपेंडेंटली। दूसरा टाइप का जो बॉन्ड है हमारा वो है पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड
पाई बॉन्ड बनता है पैरेलल ओवरलैपिंग या कहते हैं लैटरल ओवरलैपिंग से। इट arises by lateral overlapping of atomic orbital। जैसे p ऑर्बिटल लें तो एक p ऑर्बिटल ये है मान लीजिए, दूसरा p ऑर्बिटल ये है। तो अब ये इसका एक्सिस ये है और इसका एक्सिस ये है, और ये इस पोजीशन में अगर ओवरलैप कर जाए तो इससे बनने वाला बॉन्ड पाई बॉन्ड होगा। इसे हम पी पाई बॉन्ड भी कहते हैं, पी पाई बॉन्ड, इस तरह से, क्योंकि दोनों पी है। वैसे पी पाई डी पाई बॉन्ड भी बनता है और पी पाई एफ पाई बॉन्ड भी बनता है। पी पाई डी पाई एंड p pi f pi bond are also formed। ये इसमें एरिया ऑफ ओवरलैपिंग स्मॉल होता है। एरिया ऑफ overlapping is small and electron cloud जो है is above and below द बॉन्ड एक्सिस। बॉन्ड एक्सिस पर नहीं रहता, ऊपर और नीचे। जैसे एक एटम ये है और दूसरा एटम बी है, इस दोनों के न्यूक्लियस को मिलाने वाला एक्सिस बॉन्ड एक्सिस है। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बॉन्ड एक्सिस में ना रहकर इसके ऊपर में रहता है, यहाँ पर। और इसके नीचे में रहता है, एबव एंड बिलो। और यहाँ एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसको यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होता है, इसको नोड भी कहते हैं। और इसलिए ए वीकर बॉन्ड, ये एक कमज़ोर बॉन्ड है। सिग्मा मजबूत बॉन्ड होता है जबकि पाई कमज़ोर बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है उसे सिग्मा इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और पाई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है उसे पाई इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं लूज होते हैं, कमज़ोर बॉन्ड की वजह से लूज होते हैं। यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को दोनों का न्यूक्लियस के बीच में है, मजबूती से पकड़ा हुआ है। यहाँ पर न्यूक्लियस से दूर होने की वजह से ना ये न्यूक्लियस इसको ठीक से बांध पाता है, ना इसका न्यूक्लियस, इसलिए ये कमज़ोर है, ये मूव करते हैं। इसे हम मोबाइल इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। रेजोनेंस में यही इलेक्ट्रॉन है जो मूव करते हैं। सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकते क्योंकि वो मजबूत बंधन है, उसके इलेक्ट्रॉन टाइटली बंधे रहते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन्स आर मोबाइल और ये पाई बॉन्ड कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं बनता। ये जब भी बनेगा सिग्मा के साथ, कहीं भी सिग्मा रहेगा
तभी पाई बनेगा, अकेला पाई बॉन्ड कभी नहीं बन सकता। हाँ, सिग्मा बॉन्ड अकेले बन सकता है। इट ऑलवेज फॉर्म along with सिग्मा बॉन्ड, ये हमेशा सिग्मा बॉन्ड के साथ ही बनेगा। सिर्फ सिग्मा बॉन्ड का से मॉलिक्यूल बन सकते हैं, लेकिन सिर्फ पाई बॉन्ड से कोई मॉलिक्यूल नहीं बन सकता। हाँ, सिग्मा रहेगा साथ में तभी पाई बनेगा और मॉलिक्यूल बन सकता है। हाँ, केवल सिग्मा से भी मॉलिक्यूल बन जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमें ये तो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट था, मेनली हमें सिग्मा और पाई बॉन्ड की गिनती और पहचान आनी चाहिए, चूँकि एग्ज़ाम में पूछता है। तो याद रखिएगा, दो एटम के बीच में जब सिंगल बॉन्ड है, ये हमेशा सिग्मा ही होगा, क्योंकि अकेले पाई बॉन्ड इंडिपेंडेंट नहीं बन सकता। जब डबल बॉन्ड होगा तो उसमें एक बॉन्ड सिग्मा होगा, एक बॉन्ड पाई होगा, और जब दो एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसमें सिग्मा बॉन्ड एक ही होगा और बाकी दोनों पाई होंगे, पाई। इस कॉन्सेप्ट से आप सिग्मा एंड पाई बॉन्ड की गिनती कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, एक और एग्जाम्पल, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड की गिनती के क्वेश्चन बहुत मिलेंगे आपको। ये एक स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं। तो ये जितने भी सिंगल बॉन्ड हैं, ये सब सिग्मा बॉन्ड हैं, याद रखिएगा। गिनती करने के तरीका ये है, ये जहाँ डबल बॉन्ड है उसमें एक सिग्मा है और एक पाई है। ये सिंगल बॉन्ड सिग्मा, सिंगल बॉन्ड सिग्मा, यहाँ पर एक सिग्मा है, दो पाई है, ये सिग्मा। तो इसमें टोटल सिग्मा बॉन्ड की गिनती अगर हमसे पूछा जाए तो सिग्मा बॉन्ड की गिनती कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और पाई बॉन्ड, इसमें पाई बॉन्ड की गिनती यहाँ 1 है, यहाँ पर भी 2 है, तो टोटल 3 पाई बॉन्ड हैं। तो आपको सिग्मा एंड पाई गिनने का बिल्कुल आसान तरीका कि सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा होगा, डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड सिग्मा होगा, एक पाई होगा, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा, 2 पाई। जैसे ये देखिए, द रेशियो ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड इन बेंजीन इज, बेंजीन में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का रेशियो क्या होगा? तो 2:1, 3:1, 4:1, या फिर नन ऑफ दिस। तो देखिए, ये है बेंजीन का स्ट्रक्चर। बेंजीन के इस स्ट्रक्चर में अल्टरनेट पोजीशन पर
एक एक डबल बॉन्ड है, एक यहाँ है तो एक छोड़कर यहाँ है, फिर एक छोड़कर यहाँ है, यहाँ, और हर कार्बन पर एक H भी है। ये दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो इसमें आप सिग्मा बॉन्ड गिनिए, तो ये 6 बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, तो ये 6 सिग्मा है, और यहाँ पर हर जगह एक एक सिग्मा है, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड हो गया इसमें 12, और पाई बॉन्ड हो गया 3। ये यहाँ एक पाई है, यहाँ एक पाई है, यहाँ एक पाई है, 3 ही पाई बॉन्ड है, और ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 सिग्मा और हाइड्रोजन वाला 6 सिग्मा 12। तो रेशियो क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड हो गया 12 और पाई बॉन्ड 3, तो हो गया 4/1। तो सही आंसर है 4:1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, the number of sigma bond and pi bond in tetracyano इथाइलिन इज, ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, और इसी टाइप का क्वेश्चन आपको पूछेगा सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड के बारे में। कहता टेट्रासाइनो इथाइलिन में सिग्मा बॉन्ड कितने हैं और पाई बॉन्ड कितने हैं। 6 सिग्मा and 6 pi, 9 sigma and 1 pi, 9 sigma and 9 pi D, 9 sigma and 5 pi। टेट्रासाइनोइथैलीन में कितने सिग्मा बॉन्ड और कितना पाई बॉन्ड है, तो ये देखो, ये है इथाइलिन का स्ट्रक्चर जिसका IUPAC नेम इथीन है। ये इथाइलिन हो गया, लेकिन हमें इथाइलिन का नहीं पूछा है, टेट्रासाइनो इथाइलिन। तो क्या कीजिए, इथाइलिन का चारों हाइड्रोजन हटा के CN लगा दीजिए, CN है साइनो, CN लगा दीजिए, CN लगा दीजिए। तो अब इसका इसी को कहेंगे टेट्रासाइनो इथाइलिन। तो इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं और पाई बॉन्ड कितने हैं वो दिखाना है। तो याद रखिएगा, डॉट स्ट्रक्चर में CN का बनाने दिए हैं, यहाँ पर CN में C और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, C और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, C और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, C और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। तो इसमें 2 पाई यहाँ पर है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा, बाकी दोनों पाई है, 2 पाई और 2 पाई, 4 पाई, यहाँ पर 2, 6, यहाँ पर 2, 8 और यहाँ 1, 9 पाई है इसमें। और सिग्मा हर जगह 1 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसमें 9 सिग्मा और 9 पाई बॉन्ड हैं। और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें ढेर सारे ऐसे केसेस मिलेंगे
जिसमें आपको सिग्मा एंड पाई बॉन्ड के गिनती के बारे में पूछा गया है। वैसे आप एनसीईआरटी का जो 11th का वॉल्यूम में ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर है उसमें भी एक्सरसाइज में एनसीईआरटी में सिग्मा एंड पाई बॉन्ड के बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसको देखकर अब आप बना ले सकते हैं। तो हम लोग सिग्मा और पाई बॉन्ड को गिनना सीख गए। अब आइए हम बात करें कोवैलेंट बॉन्ड के पोलैरिटी के बारे में। यहां पर याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट, बात ये याद रखना है, कोवैलेंट बॉन्ड में भी ए पोलर बॉन्ड और नॉन पोलर बॉन्ड। नॉन पोलर बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड पोलर भी हो सकता है और नॉन पोलर भी हो सकता है। याद रखिएगा, ए कोवैलेंट बॉन्ड between two different atoms in which at least one atom is strongly electronegative atom, is a polar covalent bond। पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कौन होगा? जिसमें पोलैरिटी होगा। पहचान करने का तरीका क्या है कि ये दो डिफरेंट एटम के बीच बनेगा, एक जैसे एटम के बीच में पोलर कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनता। तो एक तो डिफरेंट एटम के बीच बनेगा, उन दो एटम जो डिफरेंट एटम है जिसके बीच कोवैलेंट बॉन्ड बना है उनमें से कम एक एटम स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होना चाहिए। तो आप समझ जाइए कि ये बॉन्ड पोलर है। स्ट्रांग इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम में आपके आसानी के लिए हम कुछ एग्जाम्पल लिख देते हैं, आसानी के लिए क्वेश्चन बनाने में आसानी होगा। स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, इसमें फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, सल्फर, आयोडीन
ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम में आते हैं। आप समझ जाइए, किसी भी बॉन्ड में इनमें से कोई भी एक एटम अगर रहे, दूसरा एटम कोई भी हो, तो वो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड हो जाएगा। एग्जाम्पल, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है। फ्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है। नाइट्रोजन और कार्बन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है। सल्फर और हाइड्रोजन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है। क्योंकि इनमें से कोई एक एटम हर जगह है और डिफरेंट एटम के बीच बना हुआ, कम से कम एक एटम है, लेकिन नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड जो होगा, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, कार्बन क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड नॉन पोलर है क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, लेकिन ये दोनों डिफरेंट नहीं है, सिमिलर है। और सिमिलर एटम के बीच में बनने वाला बॉन्ड नॉन पोलर होगा। कार्बन कार्बन बॉन्ड नॉन पोलर है। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नॉन पोलर है। क्यों? क्योंकि ये डिफरेंट तो है, लेकिन इनमें से कम एक होना चाहिए था जो नहीं है, इसलिए ये नॉन पोलर बॉन्ड में आएगा, पोलर नहीं होगा। ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड नॉन पोलर है, सिमिलर एटम है, इसमें से है लेकिन नॉन पोलर। तो समझ जाइए, पहचानने का बिल्कुल आसान तरीका। और बहुत क्वेश्चन पूछता है कि नीचे में से कौन सा बॉन्ड पोलर है, कौन सा नॉन पोलर है, ये पूछता है। एक चीज और बता दें, इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम कहते किसको हैं? जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में आप पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक में, तब तक के लिए हर एटम में इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की जो ताकत है उसे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहते हैं। जिस एटम के पास इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत ज़्यादा है कहेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है तो कहेंगे लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव। तो जितने भी एलिमेंट हैं पीरियोडिक टेबल में, उनमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत रखने वाला एलिमेंट ये 7 कम से कम याद रखेंगे जो मेन है। इसमें भी ये ऑर्डर है, सबसे ज़्यादा ताकत फ्लोरीन को, उससे कम ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन लगभग बराबर है, उससे कम ब्रोमीन, उससे कम सल्फर, उससे कम आयोडीन। ये देखिए, इसको समझिए। होता यह है कि जब दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, जैसे HCl में इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में हुआ है, तो हम लोगों ने कोवैलेंट बॉन्ड बनने का हम लोगों ने क्या बताया था कि ये इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है। ये तो यहाँ पर म्यूचुअल शेयरिंग कहा गया। म्यूचुअल शेयरिंग का दो मतलब है, एक दोनों एटम को बराबर इलेक्ट्रॉन साझेदारी में देना होगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन H ने दिया है तो एक क्लोरीन भी देगा, दोनों को बराबर देना है। और दूसरा मतलब है म्यूचुअल शेयरिंग का दूसरा मतलब है, ये जो दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन देके साझेदारी किया जिसका नाम है बॉन्ड पेयर, इसका पोजीशन ना इसके नज़दीक होगा ना इसके नज़दीक, ये एग्जैक्टली दोनों के बीचों बीच होगा। यह है कोवैलेंट बॉन्ड का थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, लेकिन रियलिटी अलग है। जब इन दोनों के बीच साझेदारी होता है तो हाइड्रोजन और क्लोरीन में क्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है हाइड्रोजन के तुलना में, इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत इसका ज़्यादा है। तो ये क्या करेगा कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुआ है तो इस बॉन्ड पेयर को
हाइड्रोजन के से खींच करके थोड़ा सा अपने नज़दीक कर लेगा। यह हाइड्रोजन से डिस्टेंस ज़्यादा हो गया और क्लोरीन के नज़दीक आ गया। क्यों? क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन इधर आ जाने से इधर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ने के कारण इस पर थोड़ा सा डेल निगेटिव, थोड़ा सा निगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस हाइड्रोजन पर थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन की कमी माने डेल पॉजिटिव। मतलब इसमें जो बॉन्ड बना, इस बॉन्ड में कोवैलेंट बॉन्ड जो बना, इस बॉन्ड के एक एंड पर निगेटिव चार्ज आ गया, एक एंड पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। इलेक्ट्रॉन किधर थोड़ा सा खिसका है? क्लोरीन की तरफ। क्यों? क्योंकि क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन के खींचने की ताकत ज़्यादा था। तो इसको इस तरह बीच में एरो का साइन बनाकर इलेक्ट्रॉन दिखाया जाता है कि उधर शिफ्ट किया है। तो ये एक ऐसा कोवैलेंट बॉन्ड बना जिसके एक एंड पर निगेटिव पोल बन गया और दूसरे एंड पर पॉजिटिव। इसलिए पोल होने के वजह से, निगेटिव पॉजिटिव पोल होने के कारण इसका नाम है पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। जबकि नॉनपोलर बॉन्ड में किसी भी एटम पर ना कोई पॉजिटिव चार्ज आता है ना निगेटिव, हर जगह इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बराबर रहती है, वो नॉनपोलर बॉन्ड कहलाएगा और ये पोलर बॉन्ड कहलाएगा। ये जो बॉन्ड पोलर हुआ, ये इसकी पोलैरिटी डिपेंड करता है दोनों के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के डिफरेंस पर। इन दोनों के बीच इलेक्ट्रॉन की निगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा हुआ तो इसे मोर पोलर बॉन्ड कहेंगे, और अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस कम हुआ तो लेस पोलर कहेंगे। और इस तरह का भी क्वेश्चन पूछता है, कुछ बॉन्ड दे देगा और कहेगा इसका पोलैरिटी का ऑर्डर बताइए, मतलब सबसे ज़्यादा पोलर कौन है, उससे कम कौन है, उससे कम कौन है। तो बॉन्ड की जो पोलैरिटी होगी किसी भी बॉन्ड का, वो ज़्यादा होगा या कम, उसको डायपोल मोमेंट से दिखाया जाता है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा तो यहाँ पोलैरिटी ऑर्डर। हाइड्रोजन फ्लोरीन बॉन्ड ज़्यादा पोलर है, उससे पोलैरिटी कम हो जाएगा। हाइड्रोजन क्लोरीन बॉन्ड का, उससे भी पोलैरिटी कम होगा। हाइड्रोजन ब्रोमीन बॉन्ड का, उससे भी पोलैरिटी कम होगा। हाइड्रोजन आयोडीन बॉन्ड का क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का जो ऑर्डर दिखाए थे उसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फ्लोरीन का था, उससे कम क्लोरीन का, उससे कम ब्रोमीन, उससे कम आयोडीन। तो जहाँ पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा वहाँ पोलैरिटी ज़्यादा, और डिफरेंस कम होता जाएगा तो पोलैरिटी भी कम होता चला जाएगा। तो ये डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस, लेकिन केमिस्ट्री में बॉन्ड की पोलैरिटी को उसके डायपोल मोमेंट वैल्यू से दिखाया जाता है। द पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड depends upon electronegativity difference of two bonded atoms, but polarity is represented by the dipole moment
वैल्यू ऑफ बॉन्ड निर्भर तो करता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस पर, लेकिन इसको हम दर्शाते हैं बॉन्ड के डायपोल मोमेंट वैल्यू से। जितने भी पोलर बॉन्ड हैं, हर पोलर बॉन्ड का एक डायपोल मोमेंट वैल्यू आएगा। नॉन पोलर बॉन्ड का डायपोल मोमेंट वैल्यू 0 पूछता है, नॉन पोलर बॉन्ड का 0, लेकिन पोलर बॉन्ड का डायपोल मोमेंट वैल्यू 0 नहीं होगा, अलग अलग बॉन्ड का अलग अलग होगा। जिसका डायपोल मोमेंट वैल्यू ज़्यादा है वो मोर पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कहलाएगा, और जिसका डायपोल मोमेंट वैल्यू कम है वो लेस पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कहलाएगा। डायपोल मोमेंट जो दिखाया जाता है, डायपोल मोमेंट बराबर होगा चार्ज इनटू डिस्टेंस। बिटवीन चार्जेस। अगर चार्ज को हम E से दिखाएं और डिस्टेंस को D से, तो डायपोल मोमेंट को म्यू से दिखाया जाता है। म्यू पढ़ेंगे इसको, म्यू। इस सिंबल को म्यू पढ़ना है। म्यू बराबर E इंटू डी। ये चार्ज को हम E से दिखाए हैं, एक जगह प्लस एक जगह माइनस E से, और इन दोनों चार्ज के बीच का जो दूरी है डिस्टेंस, उसको हम D से दिखाए हैं। तो इस बॉन्ड का डायपोल मोमेंट, इस पर जो चार्ज डेवलप हुआ, इनटू उन दोनों चार्ज के बीच की दूरी। म्यू जो डायपोल मोमेंट है इज ए वेक्टर। ये एक वेक्टर होता है, आप फिजिक्स में पढ़ते हो स्केलर वेक्टर। ये स्केलर नहीं है, वेक्टर है, और वेक्टर का डायरेक्शन होगा, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन। तो ये डायपोल मोमेंट वेक्टर जो होगा, इसका डायरेक्शन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम की ओर होगा। जैसे इस बॉन्ड का जो डायपोल मोमेंट वेक्टर होगा, इसका डायरेक्शन क्लोरीन की तरफ होगा, क्योंकि जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है उसकी तरफ होगा। डायरेक्टेड टुवर्ड्स more electronegative atom। if E चार्ज जो है (4.8 into 10 to the power minus 10 ESU) and D 10 to the power minus 8 सेंटीमीटर। मान लो कोई बॉन्ड है जिसमें ये जो चार्ज डेवलप हुआ है वो चार्ज 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 ESU है। ESU का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये चार्ज का SI यूनिट है, चार्ज का CGS यूनिट है, चार्ज का SI यूनिट कूलम है। तो मान लीजिए किसी पोलर बॉन्ड में जो चार्ज डेवलप हुआ वो एग्जैक्टली इतना था, और उस दोनों चार्ज के बीच की दूरी 10 टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर था। देन इस बॉन्ड का डायपोल मोमेंट म्यू का वैल्यू हो जाएगा E का मान चार्ज अगर 10 टू द पावर माइनस 10 ESU हो और डिस्टेंस 10 टू द पावर माइनस 8, तो हो जाएगा E का वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 10 ESU इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 18 ESU सेंटीमीटर। मान लो किसी बॉन्ड में जो चार्ज डेवलप किया वो एग्जैक्टली 10 टू द पावर माइनस 10 ESU है, और डिस्टेंस दोनों चार्ज के बीच का 10 टू द माइनस 8 सेंटीमीटर। तो उसका डायपोल मोमेंट वैल्यू 10 टू द पावर माइनस
18 ESU सेंटीमीटर होगा। दिस इज रिटन एज 1D, एक यूनिट डायपोल मोमेंट हुआ, ये एक यूनिट डायपोल मोमेंट कहलाएगा, एक यूनिट। D है, D माने डायपोल मोमेंट नहीं, D फॉर डी बाई, जो कि यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट होता है। D मतलब डी बाई, डी बाई क्या है, यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट का यूनिट भी बहुत बार +2 में पूछा है, याद रखिएगा डी बाई, एक यूनिट डायपोल मोमेंट होगा। इसी तरह से हर बॉन्ड का एक डायपोल मोमेंट वैल्यू होगा जिसको डी यूनिट से दिखाया जाएगा। एनसीईआरटी का ऑर्गेनिक खोलोगे आप तो अनेकों जगह स्ट्रक्चर में बॉन्ड में इस तरह का लिखा रहेगा, कहीं पर 1.2D, कहीं पर 3.4D, ये डी बाई लिखा हुआ है, जिससे हम उस बॉन्ड के पोलैरिटी का आइडिया लगाते हैं कि वो बॉन्ड ज़्यादा पोलर है या फिर लेस पोलर है। अगर डायपोल मोमेंट का वैल्यू ज़्यादा हुआ तो बॉन्ड की पोलैरिटी भी ज़्यादा होगा। ये देखिए, जैसे हम अगर NH3 को लें तो NH3 में 3 बॉन्ड है, तीनों है नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड। ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड, नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड, नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड, सारा बॉन्ड पोलर है। ये भी पोलर बॉन्ड है, ये भी पोलर बॉन्ड है, ये भी पोलर बॉन्ड है, क्योंकि वो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव में N था, N रहे और डिफरेंट एटम के बीच बना तो बॉन्ड पोलर होगा। तो ये तीनों बॉन्ड अमोनिया का पोलर है, तो पोलर बॉन्ड होगा तो हर पोलर बॉन्ड का एक वेक्टर होगा, उस वेक्टर का डायरेक्शन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा नाइट्रोजन का है, तो इस बॉन्ड का वेक्टर N की तरफ होगा, इस बॉन्ड का भी वेक्टर N की तरफ होगा, इस बॉन्ड का भी वेक्टर N की तरफ होगा। ये वेक्टर दिखाया गया है। उसी तरह एक एग्जाम्पल हम लेते हैं NF3 का। NF3 में यहाँ पर भी तीनों बॉन्ड पोलर है हमारा, क्योंकि डिफरेंट एटम के बीच में बना हुआ है और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। लेकिन नाइट्रोजन और फ्लोरीन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन का है, इसलिए इस पोलर बॉन्ड का वेक्टर अब N की तरफ नहीं फ्लोरीन की तरफ जाएगा, इसका भी फ्लोरीन की तरफ जाएगा। ये सब याद रखिएगा, क्वेश्चन बनाने में ऑर्गेनिक में ये सब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और 12 के चैप्टर में ये बॉन्ड की पोलैरिटी, मॉलिक्यूल की पोलैरिटी और डायपोल मोमेंट पर क्वेश्चन भरे पड़े हैं। कॉम्पिटिटिव लेवल में ढेरों क्वेश्चन पूछा जाता है। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं CH3Cl, इसका स्ट्रक्चर ये है CH3 और ये हो गया Cl। तो ये तीनों नॉन पोलर बॉन्ड है। इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, कार्बन और हाइड्रोजन में से कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ये भी नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर, लेकिन कार्बन क्लोरीन बॉन्ड पोलर है और कार्बन और क्लोरीन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन का है, इसलिए इस बॉन्ड का वेक्टर इधर जाएगा। यह हमने आपको बात की बॉन्ड के पोलैरिटी का, लेकिन बॉन्ड पोलैरिटी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारा मॉलिक्यूल की पोलैरिटी और मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट जानना, क्योंकि वो बच्चों के लिए चैलेंज है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मॉलिक्यूल के पोलैरिटी का होता है। ये बॉन्ड की पोलैरिटी हमने बताया, आपको पता है ये हम डिस्कस कर रहे थे कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। इसके बाद अगला पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो आपको दिया हुआ इंट्रोडक्शन में लिस्ट, और वो होगा मॉलिक्यूलर पोलैरिटी, मॉलिक्यूल की पोलैरिटी एंड डायपोल मोमेंट के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। आज यहीं तक, थैंक यू।